हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। तो कैसे हैं आप लोग? आपके साथ मैं ऑलरेडी क्लास 11th की पहली जो किताब है आ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कंप्लीट करा के आ चुकी हूँ। आई होप आपने वो सीरीज पूरी देखी है। अगर नहीं तो उसकी प्लेलिस्ट यहाँ अवेलेबल है। क्लास 9, क्लास 10th और क्लास 11th की पहली किताब हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और उसी सीरीज में आप सब लोग पूछ रहे थे कि थ्योरी कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। बिल्कुल कराई जाएगी। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड बुक, जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से, जो एक काफी इंट्रोडक्टरी, काफी बेसिक चैप्टर है। अगेन प्लीज बी रेगुलर, एक एक चैप्टर जैसे जैसे आता जा रहा है आप प्रिपेयर करते जाएं। एंड इन नो टाइम आपका पूरा जो है एनसीईआरटी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग चैप्टर 1 से शुरू करने वाले हैं और चैप्टर 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियोरी। तो ये जो पूरी किताब है वो पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से है एंड डेफिनेटली इट रिवॉल्व्स अराउंड पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक आइडियाज। तो चैप्टर 1 हमें इंट्रोड्यूस करता है कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, क्यों जरूरी है पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना, और इस किताब में आप आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इफ आई टेल यू अ वेरी बेसिक डेफिनेशन, एक बहुत ही सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, तो हमारे आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको हम पढ़ के भी आए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस हम लोग डिस्कस करके आए हैं। देखिए ये जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ बेसिक आइडियाज, कुछ बेसिक वैल्यूज पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि जुडिशरी जस्टिस को अपना प्राइम आइडिया मानता है, या द आइडिया ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी, तो ये गलत नहीं होगा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस आप अपने आसपास देखते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में काम करते हुए, वो किसी न किसी वैल्यू या किसी न किसी आइडिया पर बेस्ड होते हैं। पॉलिटिकल थियोरी कुछ नहीं है, इन्हीं वैल्यूज, इन्हीं आइडियाज की स्टडी है। तो व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी? इट इज द स्टडी ऑफ द वैल्यूज एंड द आइडियाज दैट गाइड इंस्टीट्यूशंस अराउंड अस। फिर चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स और आइडियाज को पॉलिटिकल थियोरी पढ़ता है। आगे और क्लियर हो जाएगा। ये काफी एक सरल सी डेफिनेशन थी। लेट्स कंटिन्यू। देखिए एनसीईआरटी कहता है कि ह्यूमन बींग्स के पास ना दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वालिटीज हैं। एक है रीजन और एक है द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। हम जब भी कभी गलत करते हैं ना, हमें समझ में आ जाता है, थोड़ी देर सोचते हैं तो यार ये गलत करा, आज टाइम वेस्ट करा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। यू नो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस एंड आपके पास रीजन है। रीजन है मतलब यू कैन क्वेश्चन एंड यू गेट आंसर्स। आप वाई तलाशते हैं। ये यूनिक पावर है इस स्पीशी के पास, जो बहुत सारी और स्पीशीज में आपको देखने को नहीं मिलती। मैं ये नहीं कहूँगी किसी और में नहीं है, बट वी आर ब्लेस्ड विद रीजन एंड वी आर ब्लेस्ड विद द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन आर एक्शंस। ऑल्सो हम अपनी बात को लैंग्वेज के माध्यम से एक दूसरे पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये सारी बातें क्यों कही गई कि भैया ह्यूमन हैज रीजन, ह्यूमन रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर एक्शंस, ह्यूमंस कैन कम्युनिकेट। इसका मतलब ये है कि हम एनालिसिस का पावर रखते हैं। हम सोच विचार कर कर एनालिसिस कर सकते हैं। ये ह्यूमंस के पास एक क्वालिटी है। यानी हम सोच सकते हैं कि यार एक अच्छी गवर्नमेंट कैसी होगी, या फिर क्या गवर्नमेंट पर कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, क्या स्टेट की सिटीजन्स को लेकर कुछ जिम्मेदारी है, क्या एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन पे कोई जिम्मेदारी है। आप समझ रहे हैं? हम बहुत सारे नॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ये क्या बोल रही हूँ मैं? नॉर्मेटिव का मतलब हम ये पूछ सकते हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए, ऑट टू बी। जैसे आप लोग सवाल करते हैं ना कि मैम एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, या दिन में हमें कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। जैसे कोई टॉपर मिल जाता है तो न्यूज़पेपर कितने घंटे पढ़ा था आपने। यानी आप ये जानना चाहते हैं कि आइडल क्या है, परफेक्ट स्टैंडर्ड क्या है। तो एज ह्यूमन बींग्स हम ये क्वेश्चन जरूर करते हैं दैट व्हाट इज नॉर्मेटिव और व्हाट इट इज ऑट टू बी, चीजें कैसी होनी चाहिए। बस पॉलिटिकल थ्योरी भी यही करती है, वो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जामिन करती है, पॉलिटिकल लाइफ के ये सारे सवाल के बारे में सोचती है और उनको सिस्टमैटिक स्टडी करके उनका जवाब देती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम, कितनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, किस किस एरियाज में फ्रीडम मिलनी चाहिए, क्या फ्रीडम पे कोई लिमिटेशन होनी चाहिए, इक्वालिटी का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स का मतलब और इन सारे कॉन्सेप्ट्स का सिग्निफिकेंस हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के समझ में आता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, कितने एक्सटेंड तक फ्रीडम होनी चाहिए, क्या फ्रीडम हर जगह होनी चाहिए, कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए उस पर, फ्रीडम क्यों मिली जानी चाहिए। इट कैन एग्जामिन ऑल दीज क्वेश्चंस। तो इसका मतलब
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थियोरी? सिटीजन्स को रैशनली सोचने पर मजबूर करना, इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस का जवाब ढूंढना, ताकि हम इन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ सके। सो आई होप पॉलिटिकल थ्योरी आपको समझ में आया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे आसपास हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कुछ बेसिक सेट ऑफ आइडियाज और वैल्यूज में बिलीव करते हैं। हम पॉलिटिकल थ्योरी में इन आइडियाज और वैल्यूज को पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल है उनको डिकोड कर कर एक ऑट टू बी का आंसर देते हैं, यानी परफेक्ट सिचुएशन में ये कैसा होना चाहिए। अब आ जाते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। ऑफन मिसअंडरस्टूड मिसकोटेड टर्म है ये। देखिए एक्चुअली अगर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स की समझे तो इट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। एक पॉलिटिकल स्फीयर में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना, वो पॉलिटिक्स है। कैसे? आपके एमपीज एमएलएस पार्लियामेंट में गए, दे आर इन्वॉल्व इन मेकिंग गवर्नमेंट, दैट इज पॉलिटिक्स। आप एज सिटीजन्स अपने इंटरेस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिकल अरीना में जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है, इट इज एक्चुअली पॉलिटिक्स। पर देखिए इसके कितने मतलब निकाले जाते हैं। अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स से पूछेंगे तो वो कहेंगे पॉलिटिक्स तो पब्लिक सर्विस है। अगर आप आम जनता से कहेंगे तो पॉलिटिक्स से याद करिए क्या मतलब निकल के आता है, मैनिपुलेशन। ये इतना मिसकोटेड कॉनोटेशन है, हम अपने आसपास को कितना देखते हैं। अगर आपके आसपास कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो हम कैसे बोल देते हैं, यार वो तो बहुत पॉलिटिक्स करती है, या वो तो बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, या उससे दूर रहना, वो तो डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है या खेलती है। इस तरीके के टर्म्स हमारे आसपास हम बहुत देखते हैं। यानी कि एक आम इंसान का नजरिया पॉलिटिक्स की तरफ क्या है कि यार पॉलिटिक्स तो बुरी चीज है, इट इज समथिंग ऑफ मैनिपुलेशन। बट दिस इज फार फ्रॉम ट्रूथ। बट इससे आइडिया क्या बन जाता है हमारे दिमाग में कि नहीं नहीं यार, पॉलिटिक्स तो इट इज समथिंग अनडिजायरेबल, हमें अपने आप को दूर रखना है। इसीलिए आप कितने लोगों को सुनते हैं, दे वुड से वी डोंट वांट टू एंटर पॉलिटिक्स, कचरा है यार, हमें नहीं जाना। तो दिस अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि पॉलिटिक्स टर्म को एक नेगेटिव कॉनोटेशन मिल गया है। इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ इंटरेस्ट। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने पॉकेट्स भरने के बारे में सोचते हैं, उनको हम समझते हैं कि ओके दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। डेफिनेटली थियोरेटिकली पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं था। पर देखिए क्या होता है ना, शब्दों का मतलब कहीं ना कहीं कॉनोटेशन से होता है। उससे आप क्या समझते हैं, पहला आपके दिमाग में क्या उससे रिलेशन आता है, वही उसका पॉपुलर मतलब बन जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का मतलब भी यही बन गया है कि मैनिपुलेशन, राइट, पीपल थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, अपने पॉकेट्स भरना, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ महात्मा गांधी को कोट किया गया है, आप प्लीज ये कोट याद कर लीजिए, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। महात्मा गांधी ने कहा था कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो हमारे समाज को एक स्नेक की तरह चारों तरफ से लपेटे हुए है। तो अगर आप चाहें भी ना तो भी आप पॉलिटिक्स को अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते। इट इज एवरीवेयर। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप सोचिए कोई भी एक सोसाइटी क्या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना चल सकती है? आप कोई देश इमेजिन करिए जहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर गई थी, धीरे धीरे वो देश ही कोलैप्स कर गया था। तो इफ अ कंट्री हैज नो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेंट्रल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, तो इट डेफिनेटली विल कोलैप्स। तो हम ये बात तो समझते हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक नेशन में। तो वी कांट जस्ट से कि यार पॉलिटिक्स फालतू की चीज़ है, इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना। इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी एंड इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी। गवर्नमेंट को देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। फॉरेन पॉलिसी कौन बनता है? गवर्नमेंट बनाती है। एजुकेशनल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। अब हम एक तरह से सोच सकते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है एजुकेशन पॉलिसी कैसी है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। यू लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन श्रीलंका टुडे, आप इस बात को समझ पाएंगे। वहाँ के लोगों ने भी एक समय पे यही सोचा था कि अरे इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट ऑर्गेनिक, कंप्लीटली ऑर्गेनिक होने की बात करे तो हमें क्या करना है, फॉरेन पॉलिसी में चाइना से डेट ले रही है तो हमें क्या करना है, ये तो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। अब आप देखिए, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग द सिटीजंस, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट जो फैसले लेती है, जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, उसका इम्पैक्ट हम पर डायरेक्टली पड़ता है। अगर अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, आपके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन अच्छा होगा। वहीं अगर एजुकेशनल पॉलिसी बेकार है, आपको जॉब्स नहीं मिलेगी, आपकी लाइफ इम्पैक्ट होगी। श्रीलंका इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ बैड पॉलिसीज कैन ब्रिंग नेशन टू डेथ क्राइसिस। आप देखिए किस तरीके के हालात हैं श्रीलंका में। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इससे हमें डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और इसीलिए हम उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। अब सवाल ये आता है सिटीजन्स कैसे इंटरेस्ट लेते हैं। सबसे पहला काम,
हम अपनी डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। वी आर्टिकुलेट आवर डिमांड्स टू द गवर्नमेंट कि हम एज सिटीजन्स ये चाहते हैं। फिर नेगोशिएशन चलता है, वोट बैंक चलती है कि ओके इफ यू वांट नेक्स्ट टाइम हम आपको इलेक्ट नहीं करेंगे। आप देखते हैं कई बार इफ पीपल आर नॉट हैप्पी दे डोंट ब्रिंग द सेम गवर्नमेंट अगेन। तो हम एक तरह से प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर अपने गोल्स को पूरा करवाने के लिए। और फाइनली अगर इसके बावजूद लोग खुश नहीं हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है डेमोक्रेसी में, दैट इज यू कैन प्रोटेस्ट। हम देखते हैं कई बार अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जो मेजोरिटी से आई है, अगर इसकी पॉलिसी से लोग खुश नहीं हैं तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ इट लोगों की मानती है, राइट। सो डिबेट्स होते हैं, इसके अलावा अगर प्रोटेस्ट नहीं है तो डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के लिए लिखते हैं। वी टॉक अबाउट करप्शन ज़्यादा है कम है, किस तरह से करप्शन बढ़ रहा है। द पॉइंट इज we as citizens are always interested in politics। रेशनल क्या है, क्योंकि जो भी होगा गवर्नमेंट के लेवल पे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आएगा ना। अगर मैं व्यू पॉइंट्स की बात करूं तो क्या सही है और क्या गलत है, इसके बहुत सारे वर्जन्स हो सकते हैं, बहुत सारे विजन्स हो सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स से एट वन लेवल governments, what governments do and how they relate to the aspirations of the people. At another level it involves how people struggle and influence decision making। ये दोनों ही पॉलिटिक्स का पार्ट है। मैंने आपसे कहा गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। एंड वी एज सिटीजन्स इस डिसीजन मेकिंग में जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो जब आप अपने विचार गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट के थ्रू हो, डिमॉन्स्ट्रेशंस के थ्रू हो, फीडबैक्स के थ्रू हो, यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिक्स। तो कहने का मतलब ये है पॉलिटिक्स इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट सिंपली मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने को, इस पॉलिटिकल एक्टिविटी को पॉलिटिक्स कहा जाता है। Now, of course, why should we study political theory? जैसा कि मैंने आपसे कहा इसमें हम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है। ऑल दिस हैज टू बी स्टडीड इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हम पॉलिटिकल थ्योरी में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे। अब आप चाहे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, चाहे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, किसी और देश का कॉन्स्टिट्यूशन उठाइए, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। इंडिया में हम जानते हैं वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, ओवरनाइट तो नहीं आ गया कि कल किसी को सपना आया, विजन आया और सुबह उठकर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। नहीं, ये बहुत सारे आइडियाज पर बेस्ड है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है और सदियों से इन पे डिबेट की गई है। क्वार्टरली टॉक्ड अबाउट इट, एरिस्टोटल ने इसके बारे में बात करी, जे रूजो ने इसके बारे में बात करी, कार्ल मार्क्स ने बात करी, वेरी कंटेम्प्रेरी महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सबके थॉट्स थे कि डेमोक्रेसी क्या है, फ्रीडम क्या है, सेक्युलरिज्म के कौन से वर्जन में ये बिलीव करते हैं। और ये तो बहुत रिसेंट बात मैं कर रही हूँ। एज फार बैक एज इन 5th सेंचुरी प्लेटो और एरिस्टोटल के स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कशन होता था कि मोनार्की बेहतर है या डेमोक्रेसी। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस पॉलिटिकल थ्योरी का हमेशा से पार्ट रहे हैं। रूसो ने पहली बार आर्ग्यू किया था कि फ्रीडम हैज टू बी अ फंडामेंटल राइट, एंड आज देखिए आप दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड है उसमें फ्रीडम की बात सुनते हैं। तो कार्ल मार्क्स एट दैट टाइम टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी, महात्मा गांधी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज एक्चुअली स्वराज, स्वराज का मतलब क्या है, इन हिज बुक हिंद स्वराज। बाय द वे ये भी याद रखिएगा, पूछ लेते हैं। Dr. B.R. Ambedkar talked about the rights of the scheduled castes and why they should be protected, why they should be called as, they should be given special protection। ये सारे वैल्यूज आपको हमारे प्रियम्बल में भी मिलते हैं, मैंने आपको प्रियम्बल पढ़ाया है। फ्रीडम, इक्वालिटी, यू फाइंड फंडामेंटल राइट्स इन द चैप्टर ऑन राइट्स। यू सी आर्टिकल 17 जिसमें अनटचेबिलिटी को हटाया गया, गांधीयन प्रिंसिपल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, या फिर टॉकिंग अबाउट एनिमल प्रोटेक्शन। ये सब आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मिलता है। जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं मिला वो आपको डीपीएसपी में मिल रहा है। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जिन वैल्यूज और जिन आइडियाज के बारे में मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग द बेस।
और इसी बेस पे तो ये इमारतें खड़ी हुई हैं, फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स की इमारत हो, डीपीएसपी की इमारत हो, या फिर और प्रोविजंस लेट्स से इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दैट केम लेटर। ये सारे आइडियाज कहीं ना कहीं बेस बने, ये सारे वैल्यूज, ये सारे आइडियाज बेस बने फॉर व्हाट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज दैट वी फॉलो। तो पॉलिटिकल थियोरी यही तो करती है, इन सारे आइडियाज को हमें सिस्टमैटिकली प्रेजेंट करती है, समझाती है कि फ्रीडम ये है, फ्रीडम के इतने मतलब हो सकते हैं, फ्रीडम रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम पर ये हो सकती है, रूल ऑफ लॉ क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ऑल दिस इज एग्जामिन्ड। और इसे एग्जामिन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने इनको डिफेंड भी किया। हम बोलते हैं ना कई बार अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू सो एंड सो, ये कौन लोग हैं? ये स्कॉलर्स हैं, ये स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इन बातों पे विचार किया, जिन्होंने थियोरीज डेवलप करी। तो जरूरी नहीं है ना, सम पीपल वुड से कि मैम क्या ये पॉलिटिशियंस थे? रूसो और मार्क्स या गांधी कभी फुल फ्लेजेड पॉलिटिशियंस नहीं बने, पर उनके आइडियाज जनरेशंस को इम्पैक्ट करते हैं। स्कॉलर्स आर एज इम्पोर्टेंट एज पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दीज थियोरीज। स्कॉलर्स उतने ही जरूरी हैं जितने वो लोग जो इन थ्योरी को प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं। थियोरिस्ट करते क्या है? आर्ग्यूमेंट्स एक्सटेंड करते हैं। मैंने क्लास की शुरुआत में कहा था ह्यूमंस हैव रीजन। वो आपको चीज समझाते हैं और उसके पीछे का रैशनल देते हैं, रीजनिंग देते हैं। और इन सब में बहुत ब्यूटिफुली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को वीव किया जाता है। पास्ट की स्टडी हिस्टोरिकल बेसिस पे, प्रेजेंट की स्टडी प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी चीज़ों के बेसिस पे, एंड देन फाइनली आप ट्रेंड बताते हैं कि इस हिसाब से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। इट इज ऑल्सो अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, जिससे आप अपने आप को तैयार रखें। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट डी ग्लोबलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन इज द फ्यूचर। कुछ थिंकर्स का कहना था कि दुनिया वापस सिमट के रह जाएगी, सम वर सेइंग नहीं 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 ये टेम्पररी है, कोविड के समय तक ऐसा होगा, देन द वर्ल्ड विल स्टिल बी ग्लोबलाइज्ड अगेन। तो द पॉइंट इज देयर आर सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स, सो मेनी थॉट्स, इन्हीं थॉट्स से कहीं ना कहीं ये आइडियाज डेवलप होते हैं। आप देखिए ना, पॉइंट ये भी है कि हर एक आइडिया का इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है ना। आप कहेंगे मैम ये तो हम सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल के आ गए, हमने इक्वालिटी भी डाल लिया, लिबर्टी भी डाल लिया, डेमोक्रेसी भी डाल लिया, अब इसको पढ़ने का क्या मतलब है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ रीडिंग इट टुडे? पॉइंट है कि आपने भले इक्वालिटी के मेंशन कर दिया है, पॉलिटिकल इक्वालिटी भी भारत में आ गई है, बट हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक इक्वालिटी अभी भी मिसिंग है। अभी भी आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, इट्स एवरीवेयर, राइट? देयर आर सम पीपल हु आर प्रिविलेज्ड व्हाइल अदर्स आर डिप्राइव्ड। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स 100% तो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, यानी अभी भी चांस है इसको और ज़्यादा बेहतर करने का। सेकेंडली हमने देखा कि फ्रीडम गारंटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फ्रीडम का मतलब भी तो समय के साथ बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ समय पहले तक राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड नहीं था। मैं आपको पढ़ा के आई थी कि हमारे राइट्स का स्कोप एक्सपैंड हो सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। स्टैटिक तो है नहीं कि एक बार लिख दिया भूल जाओ, इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। तो क्योंकि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखे गए प्रिंसिपल्स समय के साथ एक्सपैंड होते हैं, उनका मतलब समय के साथ बढ़ता है। तो व्हेन आई से कि आपने लिख दिया देयर इज फ्रीडम, दैट इज नॉट एवरीथिंग। कि फ्रीडम का मतलब भी समय के साथ चेंज होगा, और हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए राइट्स को अमेंड भी किया गया है, उसके स्कोप को बढ़ाया भी गया है थ्रू व्हाट? जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जुडिशरी ने आपसे कहा था ना, राइट टू वाटर, राइट टू सेफ एयर, ये सब भी राइट टू लाइफ का पार्ट है। किसने सोचा था एक दिन ये राइट टू लाइफ का पार्ट बनेंगे? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी उस हिसाब से चेंज किया गया। लेटर वी इंक्लूडेड राइट टू एजुकेशन। कहने का मतलब ये है, ये आइडियाज हमेशा रेलेवेंट थे एंड हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि इनका स्कोप समय के साथ बदलता है। कई बार चीज़ों के नए डायमेंशंस भी इमर्ज होकर आ जाते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सोचे थे। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम की अगर मैं बात करूँ, तो किसी को नहीं पता था कि दुनिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आएगा एंड एवरीथिंग विल गो ऑनलाइन। किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक समय पे हमें ये भी डिबेट करनी पड़ेगी कि रियल लाइफ में तो फ्रीडम है, बट हाउ मच फ्रीडम शुड बी देयर ऑन द नेट, हाउ मच फ्रीडम शुड बी देयर ऑन द इंटरनेट। क्या किसी को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो आपको, आजकल तो मेटावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मेटावर्स। हु थॉट कि मेटावर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पर आप वर्चुअली पार्टीज कर रहे होंगे?
उसका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा? क्या वहां पर आपके पास वो सारी फ्रीडम होगी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती? या वहां पर फ्रीडम पर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होगी? फॉर इंस्टेंस, क्या आप सबको ईमेल भेजना अलाउड होना चाहिए स्ट्रेंजर्स को? इज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ प्रिवेसी? इस तरीके के सवाल इमर्ज होने लगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैसे जैसे दुनिया एडवांस करेगी, इन आइडियल्स में नए नए डायमेंशंस भी ऐड होते जाएंगे। फ्रीडम का एक नया डायमेंशन आया, फ्रीडम ओवर द इंटरनेट, या प्रिवेसी ओवर द इंटरनेट, या व्हाट शुड बी दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच का रेस्ट्रिक्शन ओवर द इंटरनेट। क्या ट्वीट्स अलाउड होनी चाहिए, क्या ट्वीट्स नहीं अलाउड होने चाहिए? रीच इतनी बड़ी है, क्या लिमिटेशन होना चाहिए? ऑल दैट हैज टू बी डिस्कस। क्या गवर्नमेंट प्राइवेट ईमेल्स पढ़ सकती है ताकि टेररिस्ट को ट्रैक डाउन कर सके? क्या ये ब्रीच ऑफ प्रिवेसी नहीं है? कितना रेगुलेशन अवॉइड अलाउड होना चाहिए इंटरनेट के ऊपर? पॉलिटिकल थियोरी ये नए डायमेंशंस को भी एक्सप्लोर करती है, विच वर नॉट प्रेजेंट सो फार, अभी तक जो एग्जिस्ट नहीं करते थे। फाइनली ऑफ कोर्स हम इस पर्टिकुलर बुक में इन कॉन्सेप्ट्स के ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्या मतलब है वो पढ़ेंगे, इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो समझेंगे। आगे के मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, फ्रीडम, इक्वालिटी क्या है, सिटीजनशिप क्या है, जस्टिस क्या है, नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कारण एज आई टोल्ड यू, इन सब का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमसे है। we will have different opinions, let's say about equality. 10 people will have 10 versions of equality. हमको उसमें से बेस्ट पिक करना पड़ेगा, एक ऐसा वर्जन देखना पड़ेगा जो हमारे देश के लिए सही है। याद करिए, सेक्युलरिज्म में भी तो हमने यही किया था। देयर वाज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, पर हमने क्या करा, हमने उतना उठाया जितना हमारे लिए सही था। लेट्स टॉक अबाउट इक्वालिटी। हम सब जानते हैं इक्वालिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ तक कह देना काफी है क्या? आपने बोल दिया, आपने दरवाजे बना रखे हैं कॉलेज में एंटर करने के लिए, सबके लिए सेम दरवाजा है, इट्स इक्वालिटी। बट अगर कोई डिसेबल्ड है, कोई व्हील चेयर पे है, तो क्या आपने उनके लिए रैंप बनवाया? आपने किसी के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन किया? तभी तो आप कह पाएंगे कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे पाए हैं। तो इट इज अनदर डिमेंशन। क्या सिर्फ सब चीजें इक्वल कर देना इक्वालिटी है? राइट? या फिर इक्वालिटी का मतलब है इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अगर कोई नहीं चढ़ पा रहे हैं, कोई डिसेबल्ड है, किसी को व्हील चेयर से चढ़ने की जरूरत है, तो आप उनके लिए रैम्प्स प्रोवाइड करिए, तब आप कह सकते हैं कि आपने इक्वालिटी अचीव की है। आई होप आई एम मेकिंग द पॉइंट क्लियर। द पॉइंट इज सिंपल। एक एक टॉपिक का, एक एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है। हमको सारे व्यू पॉइंट समझना है और उनको हार्मोनाइज करना है। आप सोचिए ना, अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव हैं, तो आप अपने आसपास जब देखते हैं तो आपको समझ में आता है यार, कुछ लोगों की तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही, एंड सम पीपल आर एंजॉयिंग द लग्जरीज ऑफ लाइफ। कभी कभी आपको ये रियलाइज भी होता है कि ओके, दिस इज नॉट फेयर। एटलीस्ट सबके पास बेसिक नेसेसिटीज जितना पैसा तो होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं दैट इंडिया इज अ इक्वल कंट्री। राइट? कई बार हम देखते हैं कि देयर आर गर्ल्स जो कि अगर थोड़े से पुअर हाउस होल्ड से आ रही हैं, तो उनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है ताकि वो अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान रख सके, कि पेरेंट्स काम पे जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने लिख दिया राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, पर क्या इतना लिख देने से उनको एजुकेशन मिल पा रही है? हमें तब रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट को शायद और कुछ करना चाहिए। ऐसी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे ये पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने साथ ले जाएं, वहाँ पे कोई क्रैच जैसा हो, ताकि ये जो बच्चियां हैं वो भी स्कूल जा सके। तो हमें पॉलिटिकल थ्योरी पढ़कर ये समझ में आता है, हाउ मच इज इनफ, हाउ मच इज इनफ। जब तक हम आइडियलिस्टिक स्टेज और टू भी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें क्या करना है वो समझ में ही नहीं आएगा। पॉलिटिकल थियोरी हमें यही और टू भी पढ़ाती है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का रिफाइंड वर्जन पढ़ाती है जो हमें समझना है, जिसे हमें अप्लाई करना है। अगेन एग्जाम्पल दिया, अगर आप किसी डिसेबिलिटी के शिकार हैं, तो आप चाहेंगे कि कुछ स्पेशल प्रोविजन हो। अगर बेसिक नीड्स नहीं लोगों की पूरी हो रही है, तो हम चाहेंगे कि वो पूरी हो। राइट? कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसे प्रोएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सेइंग दैट वी आर एन इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन, या हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, काफी नहीं है। आपको कभी कभी कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स लाने पड़ेंगे, जैसे स्कॉलरशिप्स देनी पड़ेंगी, जैसे सब्सिडीज देनी पड़ेगी। और ये कौन करेगा? कोई ना कोई एजेंसी तो करेगी, और इस केस में हमारी एजेंसी क्या है? गवर्नमेंट। इसीलिए आप देखते हैं हर एक टर्म की आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलेगी। साइंस नहीं है ना
कि आपने टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन एटम ऑफ ऑक्सीजन विल मेक H2O। ये सोशल साइंस है, ये ह्यूमन साइंस है, इसीलिए इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होंगे। और इसीलिए पॉलिटिकल थियोरिस्ट का काम ही यही है इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, इनको समझना और हमें आम भाषा में समझाना, इन सारे डिबेट्स को स्टडी कर कर हमारे तक एक सिस्टमैटिक तरीके से ये पहुंचाना कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी है क्या। जैसे इक्वालिटी के केस में है, वैसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे। एज आई टोल्ड यू, फ्रॉम फ्रीडम टू सिटीजनशिप टू राइट्स टू इक्वालिटी टू नेशनलिज्म टू सेक्युलरिज्म, सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग कवर करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था ताकि आपको पता चले कि इस बुक में हम लोग क्या पढ़ेंगे। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, दिस इज फॉर किड्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एनसीईआरटी तो उनके लिए लिखी गई है कि आप क्यों, आपको ब्यूरोक्रेट, आपको तो पता ही है आपको क्या बनना है, सो डोंट वरी, है ना। तो ये आपके लिए नहीं है कि ब्यूरोक्रेट बनना है तो क्या काम है, सिटीजन बनना है तो क्या काम है, इट्स नॉट रेलिवेंट फॉर यू। हाँ, एक डायलॉग मैं आपसे ज़रूर यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी जो सॉक्रेट्स से डिराइव किया गया है इस पर्टिकुलर बुक में। आई वुड वांट यू टू टेक अ लुक एट इट। तो जहाँ से डेमोक्रेसी माना जाता है कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर सॉक्रेट्स के बारे में बताया गया है कि ही वाज समबडी हु क्वेश्चनड एवरीथिंग। वो क्वेश्चन करते थे सिस्टम को, वो चैलेंज करते थे सोसाइटी के बिलीव्स को, और इसीलिए उनको डेथ पेनल्टी भी दी गई थी बाय द रूलर्स ऑफ एथेंस। सवाल करने वाले लोग सबको पसंद नहीं होते ना। एंड देन लेटर उनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, उन्होंने सॉक्रेट्स के आइडिया में के बारे में बहुत डिटेल में लिखा इन हिज बुक रिपब्लिक। एक डायलॉग के फॉर्म में एक किताब है जहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिन किए गए, जैसे कि जस्टिस क्या है, राइट। तो बुक में एक डायलॉग दिखाया गया बिटवीन सॉक्रेट एंड सिफालिस। जो डायलॉग है, उस डायलॉग के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की गई है। मैं यहाँ पर फोकस ही करना चाहूंगी कि सॉक्रेट्स ने हर चीज में रीजन दिया है। देर इज ऑलवेज अ रीजन टू वट एवर दे आर स्पीकिंग। एंड इसी से हम आ गए थे पॉलिटिकल थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग पे कि हर कॉन्सेप्ट वुड बी बैक्ड बाय अ रीजन। अगेन काउंटर रीजन होगा उस पर, एडवर्सरी कहेंगे नहीं नहीं हम इससे अग्री नहीं करते, तो फिर वो उनको दूसरा व्यू देंगे। इस तरह से इस डायलॉग के थ्रू थ्योरी बनाई गई। लेट्स से मैंने बोला नहीं, इक्वालिटी शुड नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, तो अगले ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे तो फिर आप इक्वालिटी, सॉरी, फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो द अदर पर्सन सेड नहीं नहीं, फ्रीडम पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो फ्रीडम कैसे होगी। तो आई सेड नो नो, लेट्स कीप सम रेस्ट्रिक्शंस, बट दोस रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। आपको समझना ये है इस चैप्टर में कि हम लोग कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की रीजनिंग पर जाने वाले हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्कॉलर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, देखिए अगर आपके पास ऑप्शनल है तो आपको करनी है, अगर PSIR आपको ऑप्शनल है, इवन इफ यू आर नॉट समबडी फ्रॉम PSIR ऑप्शनल, इवन फॉर योर GS पेपर 2 बहुत सारे फॉलो पॉइंट्स मिलेंगे आपको आंसर्स लिखने के लिए GS पेपर 2 के लिए। इसके अलावा एनालिटिकल क्वेश्चंस आजकल बहुत से प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं, पूछे भी गए हैं, सेक्युलरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया है, तो प्रीलिम्स में भी असर्शन रीजनिंग या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको हेल्प कर सकता है। फाइनली बहुत सारे फॉलो पॉइंट्स आपको ऐसे में भी काम आ सकते हैं। तो कुल मिला के इम्पॉर्टेंट बुक है ये, प्लीज स्टे ट्यून, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स इसके कंप्लीट करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।